तो मिट्टी जांच का प्रयोगशाला होना चाहिए कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, क्या बेसी है। तो मिट्टी जांच का प्रयोगशाला राज्य में 16 जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला खोला गया। उसका उर्वरक जांच के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी खोली गई। एक देखो मिट्टी जांच होता है, एक होता है उर्वरक जांच। ठीक है, मिट्टी जांच में क्या जांच करते हैं कि मिट्टी में कौन से मतलब कि क्या कहते हैं केमिकल का कंपोजिशन कितना है और किस केमिकल का कंपोजिशन का कमी है, जिंक का कमी है, फास्फोरस का कमी है, कि नाइट्रोजन का कमी है, पोटास का कमी है, ये देखा जाता है। और उसमें अगर मान लीजिए किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता है ही, तो उसमें जो है कि नाइट्रोजन वाला खाद कम डालेंगे, पोटास वाला खाद ज्यादा डालेंगे। ठीक है, तो ये होता है मिट्टी जांच। उसका उर्वरक जांच होता है कि जो उर्वरक दे रहा है उसमें कौन कौन से मतलब कि केमिकल्स हैं, पोटासियम है कि नाइट्रोजन है कि और कुछ है। ठीक है, उसके बाद होता है कीटनाशी जांच प्रयोगशाला। तो आप याद रखिएगा पटना में कीटनाशी जांच प्रयोगशाला भी खोला गया है। पटना में जैव नियंत्रण प्रयोगशाला खोला गया। जैव नियंत्रण प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है? जैव नियंत्रण प्रयोगशाला का मतलब होता है कि जो कृषि में खरपतवार इत्यादि होता है उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए भी जो है कि क्या कहते हैं रिसर्च करना है, उसके लिए भी जो है कि लैब खोला गया। उसके बाद मान लीजिए कि कृषि निर्यात के लिए जो आपका जैविक खेती का जो प्रोडक्ट बनता है उस पे एक फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र होता है। व्हाट इज फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, आपको पता है क्या होता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होता है, जानते हैं कोई? नहीं तो बताना पड़ेगा इसको, बोलिए यस या नो। फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने जैविक विधि से खेती किया, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपने जैसे मान लीजिए सेब उगाया या फिर और पपीता उगाया या कुछ भी उगाया, तो उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिकल्स इसमें मतलब कि क्या कहते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसका बहुत कम यूज किया है आपने। जो भी आपने उगाया है वो ऑर्गेनिक विधि से उगाया है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट पे ये लिखा रहता है कि इस फसल को उगाने में, इस पपीता को उगाने में या इस सेब को उगाने में कितना जो है कि केमिकल का यूज किया गया था। ठीक है, दैट इज द फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। और जब आप भारत का फसल खास करके यूरोपियन यूनियन में या अमेरिका में बेचने के लिए जाते हैं, भारत का आम जैसे जाता है या भारत का सेब जाता है, तो वहाँ सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि इसके पास फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है या नहीं। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है तो भी वो अपने लैब में चेक करता है कि कितना आपने इसमें केमिकल डाला है, खाने के लिए कितना आपका मतलब कि ये पौष्टिक है, कितना लाभदायक है। इसके लिए जो है कि निर्यात के लिए ये व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में तो जो मतलब कि जो केमिकल अमेरिका में बैन है वो केमिकल भारत में यूज होता है एग्रीकल्चर में। जैसे क्या एंडोसल्फान वगैरह का आपने नाम सुना होगा जो बैन है। अब तो भारत में नहीं भी बहुत सारा है। ये तो मैं बहुत बड़े बड़े केमिकल का नाम बता रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा ऐसा केमिकल है कि जो कि यूरोपियन यूनियन में बैन है, वहाँ के किसान उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो चल रहा है जैसे वैसे चल रहा है। तो बाहर के लोग इस बात पे बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपको आपके राज्य से एक्सपोर्ट करना है, तो विदेशों में माल भेजना है, तो आपको क्या चाहिए? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आपका माल खरीदेगा नहीं। तो उसके लिए क्या किया कि संयुक्त कृषि निदेशालय से, पौधा संरक्षण निदेशालय से, उप कृषि कृषि निदेशालय से, उद्यान स्तर पर, और उसके लिए जो है कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देने के लिए आपको एक संसाधन चाहिए ना, टेस्टिंग के लिए लैब उपकरण चाहिए ना। तो इस इन सारे निदेशालय को जो है कि उपकरण उपलब्ध करवाया गया बिहार सरकार के द्वारा कि आप लोग जांच कीजिए किसान का, उसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दीजिए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। इससे फायदे ही फायदे हैं कि एक्सपोर्ट होगा हमारा माल। उसके बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सहरसा में उर्वरक, कीटनाशी तथा जैव नियंत्रण प्रयोगशाला का स्थापना किया गया। अभी तक हम क्या पढ़े थे कि पटना में ही कीटनाशी प्रयोगशाला है, पटना में ही जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है, उर्वरक जांच करने के लिए भी जो प्रयोगशाला है वो भी पटना में ही है। लेकिन अब क्या किया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में उर्वरक, कीटनाशी तथा जैव नियंत्रण का प्रयोगशाला खोल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय है उसको भी बोला गया कि कृषि बीज उत्पादन कार्यक्रम आप चलाइए। तो आज के समय में कृषि विश्वविद्यालय के पास आपको पता होगा, चाहे जितना भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, चाहे वो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर वाला हो, चाहे वो पूसा एग्रीकल्चर वाला समस्तीपुर हो, चाहे वो अभी बक्सर में एग्रीकल्चर नया कॉलेज खुला हुआ है वहां पे, और भी राज्य में बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेज है। हर एग्रीकल्चर कॉलेज के पास लैंड बहुत ज्यादा होता है, 200-300 एकड़ में एग्रीकल्चर कॉलेज खुला हुआ रहता है। तो उसको बोला गया कि आप अपने जमीन पे
का उत्पादन कीजिए और बीज का उत्पादन करके किसानों के बीच में जो है कि उसको वितरित कीजिए। हर में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को बोला गया कि एक गांव को आप गोद भी लीजिए और गोद लेने के बाद उसके किसानों को ट्रेनिंग दीजिए जाके कि कैसे खेती करना है। उसके बाद फिर 2011-12 में एक श्री विधि धान उत्पादन ये आया था। ये कैसे आया था, क्या आया था, अभी बताते हैं कि श्री विधि धान उत्पादन क्या होता है। ठीक है, देखिए श्री विधि धान में क्या होता है। अभी तक जो हम लोग धान रोपते हैं क्या करते हैं, धान रोपनी को बुलाते हैं और रोपनी जो धान रोपती है वो जैसे तैसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब दूरी पे वो धान का पौधा रोप देती है, आप लोग रोपते हुए देखे होंगे। लेकिन श्री विधि धान उत्पादन में क्या होता है कि एक लाइन से धान रोपा जाता है। जैसे मक्का का देखेंगे, जब खेत में लगाया जाता है तो एक लाइन से लगाया जाता है ना मक्का, उसी तरीके से धान को जो है कि उसके बीच में एक एक पौधा, धान का एक पौधा और दूसरे पौधा के बीच में जो है कि गैप बहुत ज्यादा छोड़ा जाता है। दूसरा बात, आप जब जनरल जो धान रोपा जाता है उसमें देखिएगा 3 4 5 गाछ को एक साथ रोप दिया जाता है, लेकिन जो श्री विधि में फार्मिंग किया जाता है उसमें एक साथ में एक ही गाछ को रोपा जाता है और उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। उससे क्या होता है कि धान के फसलों में एक तो बीज की मात्रा भी कम लगती है रोपने के समय में, दूसरी बात ये भी है कि फसल के बीच में जो गैप हो जाता है ज्यादा, तो उसके बीच में हवा बहुत ज्यादा अच्छा से जाता है, तो फसल वृद्धि बहुत होता है और धान का उत्पादक जो है कि बढ़ जाता है। अब सोचिए कि जो छोटे किसान है, जो कम जोत वाले किसान है, जो सीमांत किसान है, उसके पास खेत कम है, लेकिन अगर श्री विधि से वो धान उत्पादन करे तो उसके धान की उत्पादकता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो इसलिए श्री विधि धान उत्पादन का जो है कि बहुत काफी जोर शोर से अभियान चलाया गया। 2011 में इसको जो है कि श्री महाअभियान का नाम दिया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी। और किसान बहुत सारे मतलब गाँव में आप देख लेंगे कि बहुत सारे किसान जो है कि श्री विधि से ही खेती करता है। उसके उसमें जो खेत में होता है वो गोबर वगैरह थोड़ा ज्यादा देना रहता है, उसका एक रूल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आपको पता होगा कि 3 सीजन होता है, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है जायद, होता है ना, खरीफ रबी और जायद। अब देखिए कि जब खरीफ फसल मतलब कि जो लगाना होता है, जो धान का फसल होता है वो खरीफ फसल होता है। ठीक है, तो उससे पहले बहुत दिन तक वर्षा पड़ते रहता है, खेत यूं ही खाली रहता है। उसमें देखिए एक चीज करना है कि खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद एक होता है, ढैंचा जानते हैं? जी सर। वो ढैंचा का गाछ लंबा लंबा होता है, हरा रंग रहता है वो। उसमें क्या होता है, उसके ढैंचा का बीज मतलब कि उसका वितरण किया जाता है। सरकार ढैंचा का बीज फ्री में बांटती है। वो वर्षा का सीजन स्टार्ट होगा ना अभी जून के आसपास में, इसी समय ढैंचा का बीज आपको आपके ब्लॉक में अवेलेबल होगा। आप जाइए वहां से खरीद के लाइए और बड़े से 1 बीघा के खेत में 1 किलो ढैंचा का बीज बो दीजिए। वो थोड़ा थोड़ा पतला पतला गाछ जो है कि ऐसे ही मतलब कि उग जाएगा आपके खेत में। उसके बाद जब आप धान के लिए खेत को तैयार करते हैं तो उस ढैंचा फसल को क्या किया जाता है, काट के उसमें जोत दिया जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है, बताइए कोई कोई आइडिया है किसी खादों को? के साथ सड़ता है तो सर उर्वरक क्षमता बढ़ता है। हम्म, वो पूरे पत्ती के खादों साथ के साथ सड़ता है तो उर्वरक क्षमता बढ़ता है। पूरे पत्ती के साथ वो सड़ जाता है उसी सारा उसी कीचड़ में। सर ठीक वो है, मिट्टी में दब जाने के कारण वो खाद के रूप में काम करता है। तो उसको बोला जाता है जैविक कार्बनिक, कंपोस्ट का रूप ले लेता है। वो जैविक कंपोस्ट का रूप ले लेता है। तो हरी खाद ढैंचा सर प्रोत्साहन योजना चलाया गया था, आप समझ गए? तो हरी खाद, जिसको ढैंचा प्रोत्साहन योजना बोलते हैं, हरी खाद ब्रैकेट ढैंचा प्रोत्साहन योजना चलाया गया था। इसके तहत इसके मतलब कि बीज का वितरण किया गया था और प्रति हेक्टेयर जो है कि बीज दिया जाता है और इसके वितरण से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में काफी बढ़ोतरी होता है और जिससे जो है कि लाभकारी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसकी संख्या में जो है कि खेतों में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जो आप धान का फसल लगाते हैं तो उस धान के फसल का उर्वरता भी जो है कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि एक किया गया कि संकर धान, जिसको हाइब्रिड धान बोलते हैं, संकर धान जो है कि उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके लिए क्या किया गया था कि जो हाइब्रिड बीज लाया गया, तो उससे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बीज प्रतिस्थापन, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिड बीज। तो हाइब्रिड बीज में एक योजना था संकर धान जो बीज योजना। उसके तहत क्या किया जाता था कि खरीफ मौसम जैसे ही चालू होता था, सब ब्लॉक के स्तर पर जो है कि जो हाइब्रिड क्वालिटी की धान की बीज होती है वो किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाता था। और इस तरीके से हाइब्रिड क्वालिटी का जब बीज उपलब्ध करवाया गया तो गत वर्ष की तुलना में इसमें देखा गया कि जो है कि दोगुना मतलब कि क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि जो हमारा धान का जो पहले वाला क्वालिटी है, वो उसमें जो मौसम की मार होती है, जब बरसात तेज होती है या हवा तेज चलती है, तो धान के गाछ में थोड़ा सा दम रहता है कि उसको वो बर्दाश्त कर लेता है।
लेकिन जो हाइब्रिड वाला धान जब दिया गया तो इसके जब आप देखेंगे बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज हवा चलता है, वो धान का पौधा ही गिर जाता है, उसके डंठल में दम नहीं रहता है। ये एक थोड़ा-सा समस्या था उसमें। उसके बाद एक और काम किया गया था प्रथम कृषि रोड मैप के तहत, कृषि यांत्रिकीकरण जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। केंद्र सरकार तो अपने स्तर पर अनुदान दे ही रही थी। राज्य सरकार ने भी कृषि संयंत्रों के लिए अनुदान दिया, और जो कृषि के लिए अलग-अलग टाइप के संयंत्र होते हैं, जो एग्रीकल्चर मशीनरीज होती है, उसको के कृषि संयंत्र बैंक खोला गया बाकायदे। उस बैंक के माध्यम से सब्सिडाइज रेट पे जो है कि उसको, या फिर जो है कि इस तरीके से, आज पिछले बार तो बजट में ऐसा आया है कि उसको क्या कहते हैं, वो ओला उबर जैसे रेंट पे लेते हैं ना, उसी तरीके से आप कृषि कृषि के लिए जो है कि जो अलग-अलग मशीन यूज होता है उसको रेंट पे ले सकते हैं। इसकी फैसिलिटी भी उन्होंने करवा दी है। किसान मेला लगाकर जो है कि कम कीमत पर कृषि संयंत्र भी दिया। उसके साथ-साथ जो है कि अलग-अलग तरीके की कृषि विधि के बारे में भी बताया, और जो अच्छे फसल उगाने वाले किसान थे उसको जो है कि प्रोत्साहन भी दिया ताकि उनको थोड़ा-सा अच्छा लगे। ये प्रथम कृषि रोड मैप में इतने-इतने काम किए गए थे। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया प्रथम कृषि रोड मैप में, सिर्फ और सिर्फ कृषि संबंधित सेक्टर पे ही बात किया है। द्वितीय कृषि रोड मैप जब लागू किया गया 2012 से 17 तक के बीच, इसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र, पशुपालन के क्षेत्र, मत्स्य पालन के क्षेत्र, जल संसाधन के क्षेत्र, लघु जल संसाधन के क्षेत्र, भूमि सुधार का कार्यक्रम, सहकारिता के क्षेत्र, पर्यावरण और वन के क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र, भंडारण के क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र, जो है कि इसमें सबको शामिल किया गया। उसके बाद फिर जो अगला कृषि रोड मैप आया, उसमें दूध, अंडा, मांस, मछली, कृषि बागवानी और कृषि फीडर से बिजली का वितरण का कार्यक्रम भी चलाया गया था। ठीक है? तो हम लोगों ने आज प्रथम कृषि रोड मैप को देखा। कल जो है कि हम लोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कृषि रोड मैप को देखेंगे। उसमें कैसे-कैसे काम करवाया गया था। आज जो हम लोगों ने देखा उसमें जो है कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, बीज ग्राम योजना को देखा। उसके बाद जो है कि कैसे राज्य वित्त बीज निगम को जो है कि पुनर्जीवित किया गया, किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया गया, बीज प्रतिस्थापन दर पे काम किया गया। उसके बाद जो है कि मिट्टी जांच की प्रयोगशाला खोली गई थी। 16 मिट्टी जांच की प्रयोगशाला प्रथम कृषि रोड मैप के तहत ही खोला गया था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कीटनाशक जांच की प्रयोगशाला पहले पटना में था। जैव नियंत्रण के जांच प्रयोगशाला ये भी पटना में था। उसको जो है कि उठा करके फिर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा में भी उसका प्रयोगशाला खोला गया। अनुदानित स्तर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम चलाया गया। 23 फसलों को चिन्हित किया गया था इसमें। इससे जो है कि खास करके प्रथम कृषि रोड मैप में क्या था, बीज पे बहुत फोकस किया गया था। क्यों? क्योंकि पहला प्रॉब्लम था बीज का ही। ठीक है? और जैसे-जैसे मतलब कि आगे कृषि रोड मैप बढ़ते जाएगा, तो बीज के साथ-साथ कृषि और एलाइड सेक्टर में भी होता है ना कि कृषि के साथ-साथ दूध, मछली, मांस, अंडा उत्पादन पे ध्यान देना, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारा का सारा उसके एलाइड सेक्टर में आता है। उसके ऊपर जो है कि काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा समस्या था। फूड प्रोसेसिंग भी एक समस्या था। उसके ऊपर भी बिहार सरकार ने फोकस किया है। आपको पता होना चाहिए कि 2012 में 13 में 2012 में चावल के लिए, 2013 में गेहूं के लिए और 2016 में मक्का के लिए जो है कि कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है इसको। कई बार मिला है। ये तो मैंने 2-3 बार का बताया। फिर 2017 और 2018 में भी शायद इनको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ठीक है? तो आलू उत्पादन के लिए हाँ, 5 बार मिल चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग प्रथम कृषि रोड मैप को देखें और कृषि में क्या-क्या समस्याएं हैं, इसको देखें। तो इसका क्वेश्चन एक दे देंगे लिखने के लिए, आप लोग लिख के आइएगा। और कृषि के क्षेत्र के जो 2-3 चीजें हैं कि भौगोलिक क्षेत्र क्या है, या और भूमि की उपयोगिता कहाँ-कहाँ हो जा रही है, कितना भूमि है, प्रतिभूमि वगैरह क्या है, जो डाटा चाहिए आपको मेंस में लिखने के लिए, वो डाटा हम आपको लिख के दे देंगे। अभी शेयर होता तो मैं अभी लिख देता, बट हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, हम आपको लिख के दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? कृषि की क्या समस्या है, ये समझ में आ गया आप लोगों को?